नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग इस वक्त चल रही है, उस पर हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। हम आपको वॉर जोन से सीधे पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की को क्यों कहना पड़ गया कि यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। क्या बयान के मायने हैं? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है दुनिया? क्या यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका भी रूस के सामने हो चुके हैं बेबस? क्या यूक्रेन को सिर्फ सैन्य सामान देकर रूस से बचा पाएगा यूरोप और अमेरिका? आज हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जंग मैदान से, यूक्रेन से जो बड़ी खबर आ रही है उसके साथ दंगल की शुरुआत हम करने वाले हैं। आपको बता दें, लगातार वहां पर स्थिति गंभीर होती हुई चली जा रही है। इन सबके बीच रूसी मंशा को लेकर बार बार सवाल। रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन की ओर से सनसनीखेज दावा करते हुए कहा गया है कि रूसी एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया है। रूस के एयरक्राफ्ट को चर्निहाइव के बाहरी इलाके में मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। आपको बता दें, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही तरफ से एक के बाद एक बढ़ चढ़कर दावे भी किए जा रहे हैं, जिसकी सत्यता की पुष्टि तो हालांकि नहीं की जा सकती, लेकिन यूक्रेनी सेना के निशाने पर रूसी हेलीकॉप्टर, ये बातें भी कही जा रही हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का ये सनसनीखेज दावा इस वक्त सामने आया है। वहीं जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हालात किस कदर भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। एक रूसी पायलट को पकड़ा है यूक्रेन ने। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रूसी पायलट को पकड़ा गया है। रूसी पायलट को मार गिराने का भी दावा किया गया है। अब इसके जरिए यूक्रेन भी तेजी से पलटवार करने की कोशिश में। और आपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी सुना था, जिनकी ओर से कहा गया था कि अब हम सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे, बल्कि अब जमकर हम पलटवार भी कर रहे हैं। और उसी पलटवार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये भी बताते चले, जंग का आज 10वां दिन है। मारियोपोल और वोल्सोवाखा में सीज फायर का ऐलान 5.5 घंटे के लिए किया गया था रूस की ओर से, ताकि वहां से आम लोगों को जल्द से जल्द सेफ पैसेज देकर निकाला जा सके। लेकिन इन सब के बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें एक रूसी पायलट को मार गिराने का दावा किया गया है, जबकि दूसरे को पकड़ने का दावा यूक्रेन की फोर्सेस की ओर से किया गया है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोप से बड़ी मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन हार गया तो यूरोप हार जाएगा। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... तो एक तरफ अपनी जीत से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भी जीत होगी, ये बताते हुए यूरोप से मदद मांगते हुए, और साथ ही ज़ेलेंस्की की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर यूक्रेन की हार होती है तो ये यूरोप की भी बड़ी हार होगी, और उसके बाद यूरोप तक रूसी सेना फैलती हुई चली जाएगी। तमाम तरह की बातें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई हैं। इन सब के बीच ये अलग अलग 5 तस्वीरें इरपिन की, जहां पर जबरदस्त रूसी बमबारी की गई है, जबरदस्त धमाके की तस्वीर सामने आई है। चर्निहाइव से हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं मेलिटोपोल से, जहां पर एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही का मंजर, जगह जगह पुल किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से, ओडेसा से भी तस्वीरें सामने आई है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि रूस के सामने कब तक टिका रहेगा यूक्रेन। यूक्रेनी प्रेसिडेंट अपनी सेना का, अपने आम नागरिकों का मनोबल बढ़ाने में तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह के बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, उसके जरिए इस बात को समझना होगा, पुतिन को अगर नहीं रोका गया तो मिट जाएगा यूरोप। ये बातें कहते हुए ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। इन बातों के मतलब मायने क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये 5 तस्वीरें जगह जगह भयानक मंजर प्रस्तुत करती हुई ये तस्वीरें, तबाही के एक एक निशान साफ तौर से आप इसके जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ये भी बताते चले, इसी पर चर्चा करने के लिए अब आगे की स्थिति क्या बनती है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिस्टर प्रसाद, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज 10वां दिन है। 10वें दिन 5.5 घंटे के लिए आम नागरिकों को सेफ पैसेज देने के लिए 2 शहरों में युद्ध विराम,
लेकिन वहीं पैरेलली दूसरे शहरों में लगातार बमबारी। रूस की मंशा अब यहां से आगे आपको क्या दिखाई दे रही है और 10वें दिन ये युद्ध कहां पर खड़ा हुआ, मिस्टर प्रसाद आपको नजर आ रहा है? टीवी स्क्रीन पर मिस्टर प्रसाद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब के सिन्हा जी आपसे मैं चाहूंगी। 10वें दिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग कहां पर दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मेरे आकलन के अनुसार तो मेरा ये मानना है कि 10वें दिन के बाद आपको युद्ध का कुछ तस्वीर बदलता हुआ मिलेगा और जो रशिया लेके चला है अभी तक, उसकी कोई जो स्ट्रेटजिक एम है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल एम है, उसमें ये एम नहीं है कि हम यूक्रेन को, एक एम है मिलिट्री एम कि उसको डीमिलिटराइजेशन और उसको न्यूट्रलिटी, मगर जो उसका एक्चुअल निशाना है वो एक्सपोज करना चाहता है अमेरिका को और नाटो को। उसमें बहुत हद तक उसने अचीव किया है। 15 दिन के बाद, मैं पहले दिन से ऐसा आकलन करता रहा हूं कि 15 दिन के बाद से 20 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं तस्वीरें खुल कर आएंगी। हाँ, लोगों ने ऐसा बताया कि 7 दिन के बाद रशिया हार चुका है, पूरी इकोनॉमिकल फ्रंट में, पॉलिटिकल फ्रंट में, मिलिटरली हार रहा है, उसकी क्षतियां हो रही हैं और पूरा विश्व उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल। तो एक सेकंड और कह दूं यदि है समय। जी प्लीज। देखिए क्या है, वो कैसे अमेरिका को डिस्क्रेडिट किया कि वो नहीं आएंगे। जो उन्होंने बनाया है कि स्ट्रैटेजी अबव द हॉरिजन सपोर्ट, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वो नाटो भी नहीं आया खुल के। पहले तो उन्होंने कहा बूट ऑन ग्राउंड भेजेंगे, फिर नहीं, तो खूब चढ़ा दिया गया और बाद में सबने अपने आप को अभी तो एयर स्पेस भी नहीं बंद करना चाहते। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसी एयर स्पेस को लेकर क्या क्या गया है ज़ेलेंस्की की ओर से वो आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आती हुई, उसके बाद सुशांत सिंह मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के दावे पर अब रूस ने पलटवार किया है। लोगों को सुरक्षित नहीं निकलने दे रहा है यूक्रेन। रूस की ओर से यह कहा गया है, लोगों को सुरक्षित नहीं निकलने दिया जा रहा है। मारियोपोल में हमने नहीं तोड़ा है सीज फायर। राजेश पवार ग्राउंड जीरो से कीव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, रूस की ओर से पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि मारियोपोल के अधिकारी सुरक्षित रास्ता नहीं दे रहे हैं और हमें उल्टा हमारे ऊपर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री लावरोव के इस दावे में कितना है दम? देखिए चित्रा, दोनों कंट्रीज कई बार गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या भ्रामक इंफॉर्मेशन देते हैं जो स्पष्ट नहीं होती है। रूस के राष्ट्रपति ने खुद ये बोला है कि यूक्रेनियन फौज ने खार्किव में कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को बंधक बना के रखा हुआ है। जो हमें ये सब चीजें थोड़ी कॉशन के साथ इनको लेना पड़ेगा, चाहे मिस्टर लावरोव का ये स्टेटमेंट हो या प्रेसिडेंट पुतिन का वो स्टेटमेंट हो। कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ भी चीज ये सच है 100%, ये कहना बहुत मुश्किल है। चित्रा, मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें भी आप जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। कीव में राजेश आपकी मौजूदगी है। कीव को लेकर ही सबसे बड़ी तैयारी भी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि फूंक फूंक कर यहाँ पर रूसी सेना अपने कदम भी आगे की ओर बढ़ाती हुई इस वक्त आप कीव में हैं। क्या महसूस कर रहे हैं अपने आसपास, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं राजेश आप? देखिए चित्रा, अभी 5 मिनट पहले बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 15-16 घंटे के अंतराल बाद अभी 5 मिनट पहले 2 धमाके हुए हैं। अदरवाइज पिछले 15 घंटे से या इन जर्नलिस्ट एट लाइव टीवी नेट रिकॉर्डिंग एट लाइव टीवी। ओके, ही इज कॉलिंग मी, ही हैज कॉक्ड हिज वेपन। ओके, хорошо, he has cocked his weapon at me at live TV, at a live stream. Okay, хорошо, да, yeah, journalist. Хорошо, it's okay. Yeah, Indus journalist. Давай, шевелись. Друг. Stay safe. Okay. Here? Там? Okay, хорошо. Can I say I'm 5 minutes? Okay, Bali, okay, хорошо. Пойдем? राजेश, हम सब आपको सुन पा रहे हैं और तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं। Хорошо. Okay. We are right now being held on gunpoint because they do not know, they don't believe, they want to see the documents. It's okay, it's a militia. Хорошо, relax. Так а что, чего ты оружием угрожаешь? Давай, разбирай. Не осталось только нажать. Ручки выкинь. Что он хочет? What he say? Oh, хорошо. Пожалуйста. Карманом убери. Вы понимаете, что вы сейчас понимаете? Понимаю, ты так плавал. Да там? Да. Окей, хорошо, relax.
Yeah, Indus Tibet Druk, okay? Druk. They are taking me to a place. They want to check the documents. Maybe taking me to their boss, but nothing to worry as such. I have documents. Huh? Riza. Yeah. Zanan, you have come. Yes, Zanan, okay? Okay? You know Hindi? डर और दहशत का आलम वहां पर बना हुआ है। राजेश जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने देखा किस तरह से वहां पर यूक्रेनियन जो फौजें हैं वो उनको रोककर उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रही हैं, क्योंकि यकीनन बिना परमिशन के चीजों को रिकॉर्ड करना या फिर पहुंचाना, हालांकि हमारे रिपोर्टर्स लगातार पल पल की जानकारी, अभी उनके डॉक्यूमेंट जैसे ही चेक हो जाएंगे वो फौरन हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे और फिर चर्चा में राजेश के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन गन पॉइंट पर पहले उनको रोका गया, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए यूक्रेन की सेना ने अभी कीव में उनको रोक कर रखा हुआ है। कीव ये वो हिस्सा जो राजधानी है यूक्रेन की, और वहां पर जंग को लेकर सबसे बड़ी तैयारी रूस की देखने को मिल रही है, क्योंकि जल्द से जल्द रूस चाहता है उस पर कब्जा। और इस वक्त की बड़ी खबरें बर्फल से देखते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी, रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की नीति पर भड़क गया है ब्रिटेन। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एनएसए का दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन की ओर से पाकिस्तानी एनएसए का दौरा, पाकिस्तान की नीति पर ब्रिटेन को आपत्ति है। हाल ही में पुतिन से मिले थे इमरान खान, जिसको लेकर एक सहज स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी तमाम यूरोपियन देशों की, और अब ब्रिटेन ने ये एक्शन लेते हुए एनएसए को रोक दिया है। सुशांत सरीन जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की नीति पर भड़क गया है ब्रिटेन और रोक दिया है एनएसए को, क्या समझा जाए इससे? सुशांत जी। मेरे ख्याल पश्चिमी देशों का एक दबाव तो बन रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और वो इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो निर्भरता है पश्चिमी देशों के ऊपर आर्थिक तौर पर वो बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके की अर्थव्यवस्था का बैंड बजाया है इमरान खान ने और उसके जो चेले चपाटे हैं, उन्होंने तहस नहस करके रख दिया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, और उसके लिए उनको पश्चिमी देशों से कर्जों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अगले साल जो उनका भुगतान है दुनिया भर में वो लगभग $30 बिलियन के करीब होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। जो पैसा इनके पास है नहीं, जो पैसा इनको कहीं से मिलेगा नहीं, ना तो रूस वो पैसा दे सकता है खास तौर पर अब, और ना चीन वो पैसा देगा इनको। और वो पैसा इनके पास जो आएगा वो पश्चिमी देशों से आएगा, जो इनकी बहुत बड़ी मंडी भी है। अब इसके बावजूद अगर ये वहां पर उनको आंखें दिखाते हैं और ये लगातार बोलते हैं कि हम एक नई अलायंस बनाएंगे जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान शामिल होंगे, जिसमें तीनों जो वो देश हैं जिनके साथ ये गुट बनाना चाह रहे हैं, वो एक जिसको आप माने कि एक बैल के सामने लाल रंग का कपड़ा लहराने वाली बात है, तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा। और शायद हम एक रिएक्शन या एक सिग्नलिंग देख रहे हैं पाकिस्तान को कि या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम आपके जो है दाना पानी जो है वो बंद करना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल ये संकेत तो पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर चला गया। आज से 3-4 दिन पहले 22 जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनके राजदूतों ने एक कलेक्टिव लेटर लिखा था पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हुए कि आप यूएन में हमारी पक्ष में वोट करें, और पाकिस्तान ने वो नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को उसकी औकात अब दिखाई जा रही है पश्चिमी देशों द्वारा। पश्चिमी देशों की ओर से पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि अपने दायरे हद में ही रहें, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे जब पुतिन से जाकर मुलाकात की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और इसी मुलाकात पर ब्रिटेन अब भड़का हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर की बात थी, अभी स्थिति क्या है इसको लेकर अब पश्चिमी देश नहीं चाहते कि कोई भी पुतिन के साथ, रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। इन सब के बीच तटस्थ भूमिका हिंदुस्तान की भी है। ऐसे में सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, रह रहकर आज 10वें दिन भी जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है यूक्रेन की, इन सब के बीच बातचीत किसी सही दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। ये पूरा का पूरा युद्ध किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और अंतिम निर्णायक दौर पर यह कब तक पहुंचेगा, किस नतीजे के साथ पहुंचेगा? अगर इसको लेकर कुछ पॉइंट्स आप बता पाएं मिस्टर प्रसाद।
सबसे पहले तो ये बात है जो सुशांत सरीन साहब ने कहा और जो आपने भी शुरू में कहा कि वर्ल्ड के अंदर इस समय मेजर रीअलाइनमेंट हो रहा है, मेजर पावर्स का रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि हालात इतनी तरह से बदलते चले जा रहे हैं। तो उस पर और ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने सुन लिया, अभी बताया कि पाकिस्तान और यूके का क्या बातचीत हुई, रशिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या बात हुई। अब आ जाइए युद्ध के ऊपर। देखिए, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़ी मुश्किल हो रही है हम सबको, और मुझे लगता है कि शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको वहाँ की ट्रुथफुल पिक्चर पता हो। जितना मीडिया दिखा रहा है वो मीडिया वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आ रहा है, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हिस्ट्री है, कितना क्या है, जानना बड़ा कठिन हो गया। लेकिन अगर प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लगता है कि रशियन स्ट्रैटेजी ये है कि हम कब्जा भी करें लेकिन कम से कम नुकसान हो, और साथ साथ जब वो उसमें गोलाबारी करते भी हैं कुछ हद तक, तो वहां से रेफ्यूजी निकल के बाहर जा रहे हैं। वो तो लाजमी है, लोगों को वो एक्चुअली रशिया चाहता है कि रेफ्यूजीज चले जाएं, सिविलियन पॉपुलेशन में ना रहे, जिससे कि इनका सिविलियन की कैजुअलिटीज ना हो। अब बात सुनने में ये आती है कि प्रेसिडेंट साहब छोड़ के भी चले गए, उस पर कोई पुष्टि तो हुई नहीं है। अगर छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी सरकार में फिर खलबली मच जाएगी और इट विल बिकम ईजियर फॉर रशिया टू डू। अभी तक रशियन फोर्सेस की इन्फेंट्री अंदर नहीं गई है, इसका मतलब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग पिछले 4-5 दिन से तैयार है, लेकिन शुरू नहीं हुई है, वो अंदर नहीं घुसे हैं। उनकी कितनी 300-400 गाड़ियां कीव के बाहर आप लोग दिखाते हैं टीवी पे, वो वहीं की वहीं खड़ी है 4 दिन से। इस वक्त एयर सुपेरियोरिटी है रशिया की, कोई हवाई जहाज में उड़ नहीं सकता, ना नेटो का, ना यूरोपियन यूनियन का, केवल रशियन एयरक्राफ्ट में उतर सकते हैं। सो देयर इज कंप्लीट एयर सुपेरियोरिटी। हाँ, आर्टिलरी से फायर हो रहा है रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से भी कहीं ना कहीं जवाब आता है। एक आध स्ट्रिंगर मिसाइल भी कहीं फायर हुआ है जिससे कोई हेलीकॉप्टर गिरे, सच है कि झूठ है मालूम नहीं, वो हो सकता है। यूक्रेन की आर्मी भी आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो उसके हथियार और कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग है, तो वो भी कुछ ना कुछ नुकसान कर रही होगी। कुछ टैंक्स उनके भी गिराए होंगे, कुछ उन्होंने भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश को गिर भी गए होंगे। लेकिन मूल बात यह है कि इस समय आप देख रही हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन वहां से बाहर निकल रही है, रशियन उसका जो शिकंजा है वो टाइट होता चला जा रहा है, बातचीत एक दौर पे चल रही है। अब अंत का सवाल यह कि बातचीत कब सक्सेसफुल होगी। देखिए, बातचीत तो तब सक्सेसफुल होगी जबकि समय फौरन लौटूंगी आपके पास। बातचीत कब सक्सेसफुल होगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन यूक्रेन से पलायन लगातार जारी है और अब तक 14.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है। यूनाइटेड नेशन की ओर से यह आंकड़ा दिया गया है, 14.5 लाख लोगों ने छोड़ दिया है यूक्रेन। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से लगातार पलायन जारी है और जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसने यूक्रेन के भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन से हर रोज 1,17,000 से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, सीरिया संघर्ष के बाद ये सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। श्वेता सिंह इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आप कहां पर मौजूद हैं? अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ ही मेरा सवाल ये, 14.5 लाख लोगों ने पलायन किया है यूक्रेन से, एक बहुत बड़ी आबादी, और अभी की क्या स्थिति है जब 10वें दिन इस युद्ध को लेकर आगे ये कब थमेगा, कैसे थमेगा, किन शर्तों पर थमेगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्वेता। चित्र हम लवीव से निकलकर अब कीव के रास्ते पर हैं और ये जिस रास्ते में हम हैं यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का लोग आपको पूरे ट्रेन में दिख जाएंगे। हालांकि सुरक्षा की वजह से हम सब से कहा गया है कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर ये बंद करके रखें उन दरवाजों को, ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए और किसी को ये आशंका ना हो कि आप कौन हैं और आपकी सारी चीजें बताई जाए। हम लगातार उन इलाकों से गुजर रहे हैं जहां पर छोटे छोटे गांव हैं और आपको हर जगह, हालांकि इन सभी देशों में आबादी उतनी होती नहीं है, लेकिन जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ हम देख रहे थे ना चित्रा, उसे देखकर अगर हम ये कहते हैं त्योहार के समय बिहार के प्लेटफॉर्म की तस्वीर होती है तो ये गलत नहीं होता है। उतनी ज्यादा भीड़ एक ऐसे देश में जहां पर आप अगर सड़क पर आपको रास्ता पूछने के लिए कोई व्यक्ति ना दिखे, वहां पर रास्ता पूछने के लिए कोई व्यक्ति, वहां पर पलायन की पूरी तस्वीर को वो बयान कर रहा है। लोग, हम कीव की तरफ जा रहे हैं लेकिन लोग कीव छोड़कर, खार्किव छोड़कर, पूर्वी हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्से में आ रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है। कई तस्वीरें हमने भी कैद की हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद बाहर पूरे सड़क पर, उन्हें आगे निकलने के लिए अपने बॉर्डर से गुजरने की
की इजाजत दे दे। पोलैंड जैसा देश जिसने कह दिया था कि हम वीजा भी नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट चाहिए, उस देश में भी स्थिति ऐसी है कि उसके बॉर्डर पर आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ जाएंगे। वॉलंटियर्स बहुत हैं जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, यूरोप के या फिर अमेरिका के, जो आकर वहां पर खाना पीना, फर्स्ट एड, ऐसी चीजें दे रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ये एक मानवीय त्रासदी है। युद्ध 10 दिनों से युद्ध भूमि में चल रहा है, लेकिन ये एक मानवीय त्रासदी है हर उस परिवार के लिए जो यूक्रेन में रहता है और चाहता है कि उनकी जिंदगी शांत रहे। इतने दिनों में जिस तरीके आगे बढ़ा है कि शायद एक हफ्ता, शायद कुछ दिन और, लेकिन अब 10वें दिन ऐसा लग रहा है कि अब सबके सब्र का बांध टूटा है और सब चाहते हैं कि सबके सब्र का बांध भी टूट रहा है। सब चाहते हैं युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन युद्ध किन शर्तों पर खत्म होगा, कौन झुकेगा, कौन बातचीत को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच भयावह जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली। श्वेता, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अपनी बात को भी आप पूरी करें। अब यहां से चूंकि एक सीक्रेट बैटल प्लान भी रूस का जो था वो हाथ लग गया यूक्रेन के, जो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा था, जिसमें 15 दिनों तक इस वॉर को आगे ले जाने और यूक्रेन पर कब्जा जमाने की कोशिश का खुलासा हुआ था। उसको लेकर क्या यह माना जा सकता है कि 10वें दिन अब तेजी से रूस आगे की ओर बढ़ता हुआ और अपने एक एक प्लान को अंजाम देता हुआ, सफल होता हुआ नजर आ रहा है? श्वेता, देखिए चित्रा, दरअसल चूंकि हम ट्रेन में इस समय हैं, इसीलिए आवाज भी बीच में कटती है और हमारी तस्वीरें भी बीच में फ्रीज हो जाती हैं जैसे ही हम कैमरा मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हमें यह भी समझना होगा कि रूस अगर अपनी पूरी ताकत के साथ यहां पर लड़ने के लिए आता, यानी ये नहीं सोचता कि कौन नागरिक है, कौन सैन्य ठिकाने हैं कहां पर, तो शायद इस युद्ध का परिणाम और बहुत भयंकर परिणाम बहुत जल्दी आने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस बहुत संभल कर भी चलता रहा। वो दुनिया के ओपिनियन के लिए तो नहीं केयर कर रहा था, लेकिन कम से कम यूक्रेन में जो जनता रहती है और खासकर वो जो अभी तक अपने मन में एक सॉफ्ट स्पॉट रूस के लिए रख कर चलती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि लोग उसे विलन न समझे, लोग उसे बुरा न समझे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दौर निकल चुका है और रूस भी अगर आगे बढ़ रहा है, 10 दिन बाद वो अपनी भी एक तरह से लॉस को अगर असेस कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है कि उसे कितना नुकसान हुआ है, तो वो बहुत भयंकर नुकसान है। एक एक बीतते दिन के साथ, एक एक बीतते घंटे के साथ रूस को एक ऐसी आर्थिक चपत लगती जाती है जो कि उसके लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्योंकि जो भी कहा जाए, लेकिन अगर महाशक्तियों की गणना होती है तो उसमें रूस का नाम आता है, और महाशक्ति को अगर हम आंकते हैं तो वो उनकी आर्थिक शक्ति के हिसाब से भी आंका जाता है। सैन्य शक्ति तो रहती ही है, लेकिन इस समय हर बीतते दिन के साथ रूस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या। केवल यूक्रेन के लिए नहीं, जो ये सोच रहा है कि अंजाम क्या, हमारे साथ कौन आएगा, कितने हथियार हमारे साथ आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं तो उनको इस्तेमाल करने वाले कौन। जबकि रूस के लिए भी, जिसका पूरा रुतबा भी दांव पर है, जिसका किसी भी आक्रांता को सबसे पहले यही देखा जाए उसी की रहती है। अब रूस चाहे उसमें एक ऐतिहासिक परिदृश्य दिखाने का प्रयास कर ले, लेकिन वो कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं हो रही है। यूक्रेन के भीतर जमीन पर हर एक व्यक्ति आपको यही बोलता नजर आएगा कि उन्हें अपनी सामान्य जिंदगी चाहिए थी, उन्हें ये हालात नहीं चाहिए थे, उन्हें ये पलायन नहीं चाहिए था, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है और अब वो बहुत ज्यादा नाराज है। जो हथियार उठा सकता है वो हथियार उठा रहा है, ये समझते हुए कि रूस की प्रशिक्षित सेना के सामने शायद उनकी हैसियत न के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश अगर ये कर रहे हैं, वो अगर लड़ रहे हैं, और उसमें मौसम का भी हाल चित्र आपने देखा था कि सुबह से किस तरीके का था। लवीव खासकर जहां पर सारे शरणार्थी मौजूद हैं, वहां पर बर्फ ही बर्फ पड़ती जा रही है। अब सोचिए कि उन खुले टेंटों में, उन जगहों पर, उन सड़क पर के रास्ते जाते हुए क्या हालात होते होंगे उन परिवारों के। ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ मौसम विपरीत है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जंग जो लगातार जारी है, और जंग कब जाकर थमेगी, रुकेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्वेता, यहीं से अगला सवाल, एक ने कहा झुकेंगे नहीं, दूसरे ने कहा रुकेंगे नहीं। पुतिन की ओर से धमकी सामने आ गई, किसी तीसरे देश ने अगर इसमें इंटरफेरेंस की कोशिश की तो फिर उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबने एक दूरी भी इससे बनाकर रखी हुई है। अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन अपनी इस शक्ति के साथ जो उसके पास मौजूदा वक्त में है, कब तक रूस जैसे देश से मुकाबला करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहेगा?
देखिए, चूंकि रूस ने अपनी पूरी आक्रामकता नहीं दिखाई जो कि रूसी सैनिक जिसके लिए केपेबल है, यानी कि वो नेस्तनाबूद कर देने के लिए जाने जाते हैं, वो बिल्कुल कुचल देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू के दिन से अभी तक देखें तो ऐसा रूस की तरफ से किया नहीं गया था। रूस अपने हिसाब से, रूस के हिसाब से, रूस की इतिहास के हिसाब से बड़े संयम के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसीलिए जब रूस की सेना इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसे मालूम है कि एक एक दिन उसके लिए भारी पड़ेगा। रूस डे 1 से चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो। यूक्रेन डे 1 से जानता था कि जितने दिन वो रूस को रोक पाएगा उतनी बड़ी जीत उसकी होती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ता जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक्शन लेना पड़ेगा। और जहां तक रूस का सवाल है, उसके लिए द कॉस्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कीमत बढ़ती जाएगी। रूस आज की तारीख में अगर कीव के चारों तरफ अपना शिकंजा कसता भी है तो उसे मालूम है कि कीव के भीतर चाहे वो रिहायशी इमारतें हों जिनको अब सैन्य ठिकानों के तौर पर वहां पर किलेबंदी एक तरीके से की जाती है कि अगर सैनिक भीतर आएंगे, गुरिल्ला वॉर सुनकर एक बहुत कठिन शब्द लगता है, एक सैन्य नीति होती है, लेकिन ये सैन्य नीति एक शहरी इलाके में किस तरीके से कारगर होती है वो रूस भी जानता है। अगर एक छोटा सा हथियार यह बना लिया जाता है, नाम उसका मोलोटोव कॉकटेल जरूर दे दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक पेट्रोल बम के संदर्भ में भी उसे समझ लीजिए कि एक बोतल में आप पेट्रोल डालकर उसके साथ कपड़ा डालकर किस तरीके से एक ज्वलनशील हथियार बना लेते हैं जो एक छोटे से बम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसे मालूम है कि घर घर से उस पर वो फेंका जा सकता है। उसे मालूम है कि एक इमारत में ऊंची जगह पर छुपा हुआ एक अकेला सैनिक जो ऊपर से निशाना लगाता है, या फिर अगर उसे अलग अलग तरह की मिसाइल्स या जिनका खासकर विवरण दिया गया अमेरिका की तरफ से, जावेलिन जैसे हथियार, वो बहुत घातक साबित हो सकता है टैंक पर सवार एक पूरी की पूरी उस सैनिक की पलटन के लिए जो बहुत सशक्त हाथों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर शहरी युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर कोई नहीं गिन सकता कि कितने दिन तक ये युद्ध चलने वाला है। रूस एक तिथि अपने मन में आकलन के साथ लेकर आया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके उन सारे आकलनों को ध्वस्त कर दिया। जेलेंस्की खासकर जो 96 घंटों की बात करते करते अचानक इस तरीके से बदले कि ये कहते रह गए कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहकर लड़ूंगा। और शायद यही वजह है कि ये लड़ाई लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही श्वेता, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि रूस के पास जो पावर है, अभी अपनी पूरी पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि एक संयम भी, हालांकि जंग में संयम के लिए कोई जगह नहीं होती, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर अपनी ताकत के हिसाब से एक संयम भी रूसी सेना में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है चित्रा कि वो लोगों को अपना समझता है। वो यूक्रेन की जो सत्ता है उससे तो नाराज हैं पुतिन, लेकिन जो यूक्रेन के लोग हैं उन्होंने उन्हें दिखाने का प्रयास किया कि तुम लोग हमारे अपने हो। जो यहाँ की भाषा है वो रूसी भाषा से मिलती भी है और यहाँ पर लोग जो है वो रूसी भाषा बोलते भी हैं। चाहे वो लिपि हम देख लें जिसमें हर जगह आपको चिन्ह लिखे हुए दिख जाएंगे, तो रूसी भाषा का इस्तेमाल भी बहुत होता है। और वही यूक्रेन के लोग आज उसी रूसी भाषा की लिपि में ये चीजें लिखकर रखते हैं कि रूसी सैनिकों को वापस लौट जाना चाहिए, अपने परिवार के हित में यही होगा, यानी चुनौती यहां से वो देते हैं। तो यूक्रेन के तमाम लोगों को, चाहे खासकर पूर्वी यूक्रेन जहां के लिए हमेशा से ये माना गया कि रूस के जो लोग हैं वो बहुत उनसे करीबी रखते हैं, वो बहुत उनके मन में जो भावनाएं हैं वो रूस के लिए उस हिसाब से रहती हैं। मेरे साथ गीता मोहन भी यहाँ पर हम दोनों सफर कर रहे हैं चित्रा, और मैं गीता को भी जोड़ती हूं इस चर्चा में अपने साथ। देखिए, एक छोटी सी जगह है जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर चर्चा हम कर लेते हैं। गीता, रशिया किस तरीके से यूक्रेन के लोगों को एलिनेट नहीं करना चाहा हमेशा? बिल्कुल श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रूस से, वो उससे काफी क्लियर है कि वो सिविलियन पॉपुलेशन को एलियनेट नहीं करना चाहता। चाहे वो इवैक्यूएशन की बात हो, हर बार जब जब अटैक होता है उससे पहले मॉस्को से स्टेटमेंट आता है कि इस जगह को या इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दे। नेटवर्क्स देखें, कम्युनिकेशन लाइन्स देखें, अभी भी बंद नहीं हुआ है। लोगों को एलियनेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, उनके पहले एड्रेसेस अगर आप सुने, वो सीधे यूक्रेन के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, ये कहते हुए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, आप नहीं। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट।
और लोगों को चित्रा इसमें देखिए कुछ हद तक हम समझे कि ये भाव क्या लोगों तक पहुंच पाया। शुरुआत में अगर चंद दिनों में, अगर एक हफ्ते के भीतर ये सारी चीजें सिमटती ना, तो शायद उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग भी होते जो सोचते कि नहीं ठीक है, हो सकता है कि दो नेताओं के अहंकार की बात रही हो और हम अपना जीवन फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग यहां से निकलने को मजबूर रहे, पलायन करने को मजबूर रहे, अपने घर के घर उजड़ गए हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, वो इलाका जो रूस समर्थक माना जाता था। एब्सोल्युटली, जो ईस्टर्न इलाका है जहां पे आज सीज फायर 5 घंटे का अनाउंस हुआ, वो भी ईस्टर्न इलाका है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पुतिन को ये समझ आया था, जैसे आप और मैं कह रहे थे, इमेज लोग कहते हैं कि पुतिन को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली उन एरियाज में जो प्रो रशिया हो। तो ईस्टर्न यूक्रेन, खार्किव, प्रो रशिया, रशियन ओरिजिन, रशियन पासपोर्ट होल्डर्स, ऐसे लोग भी हैं जो पूरे डॉनबास एरिया में हैं। तो वो लोग भी थोड़े एलियनेट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का अटैक और जिस तरीके की बमबारी देखी है किया था उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं वापस से अपने साइड में लाने के लिए एक तो सीज फायर अनाउंस किया, चाहे वो 5 घंटे का ही सही, क्योंकि जब पहले अनाउंसमेंट आया था तो हमें लगा था ये पूरे यूक्रेन के लिए है, लेकिन पूरे यूक्रेन के लिए नहीं था, वो अपने लोगों को, अपने कंस्टिट्यूएंसी को यूक्रेन में उनको एड्रेस कर रहे थे। और जिस तरह से ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में फासला एक दिख जाता है, थोड़ा सा आपको लोगों की भी, किसी भी देश, क्या हमारे अपने प्रदेशों में ही अगर हम देख लें तो एक इतने किलोमीटर का लंबा सफर अगर आप तय करेंगे तो बहुत बदलाव आपको दिख जाएगा। अब जिस तरीके से हम जिन इलाकों से आ रहे थे, पता नहीं मोहसिन अगर कैमरे से वो आपको दिखा पाए, पूरा पहाड़ी बर्फीला इलाका अब हम छूते हुए जा रहे हैं, तो जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो भी इलाकों की बदलती जाती है, लोगों का मिजाज बदलता जाता है। यहां पर आपको ज्यादा बर्फ और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखेंगे, लेकिन हम इसे छोड़ते हुए थोड़ा मध्य उत्तर की ओर बढ़ेंगे, कीव की ओर जब हम जाएंगे तो जो पूरी जंग छिड़ी हुई है वो उन इलाकों में छिड़ी है। और सीधे तौर पर पुतिन जब बात भी करते हैं तो वो इस बात को जरूर बार बार स्पष्ट करते हैं कि जेलेंस्की को लेकर, अगर वो न्यू नाजीज की बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की आम जनता का जिक्र वो कर देते हैं। ये सारी चीजों का जिक्र करते हुए वो कोशिश तो ये कर रहे थे कि यूक्रेन के आम लोग, उनके दिलों में पुतिन के लिए जगह रहे, लेकिन हो सका नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी श्वेता सिंह देती हुई, उनके साथ गीता मोहन भी लगातार मौजूद हैं, दोनों कीव के रास्ते पर हैं। आपने देखा किस तरह का संघर्ष इस वक्त समूचे यूक्रेन में चल रहा है, और कीव जिस पर रूस की निगाहें टिकी हुई हैं जल्द से जल्द, ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। इन सबके बीच रूस में ब्रिटेन के नागरिकों को सलाह सामने आई है, जरूरत नहीं तो रूस छोड़ दे ब्रिटिश नागरिक। ये ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सलाह की है, अपने नागरिकों से ब्रिटेन की अपील है, रूस को छोड़ने की अपील। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर रूस को छोड़ दें ब्रिटिश नागरिक। अपने नागरिकों से ब्रिटेन की ओर से ये अपील की जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर ब्रिटेन की ओर से रूस में मौजूद अपने नागरिकों को ब्रिटेन वापस लौटने की सलाह दी जाती है, उन्हें रूस छोड़ने की बात कही जाती है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? लड़ाई तो यूक्रेन में चल रही है, बमबारी यूक्रेन में जारी है, लेकिन ब्रिटेन अपने नागरिकों को कह रहा है कि आप रशिया तत्काल छोड़कर बाहर निकलें। सर, आप म्यूट हैं, प्लीज अगर अपनी आवाज को अनम्यूट कर पाएं आप स्क्रीन पे। जहां तक ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज की बात है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, वो मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि कल कोई सिचुएशन हो जिसके अंदर उनके नागरिक रूस के अंदर फंसे रह जाएं और वो कोई एक्शन, जो इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहें, उसके कोई जो इफेक्ट हो, उससे उनको कुछ इफेक्ट हो। जहां तक लड़ाई की बात है, जो अभी आप पीछे कर रहे थे, मेरा अपना मानना है कि जहां तक रशियन प्लान से, वो टोटली एज पर प्लान नहीं गए जी। उनकी लड़ाई में जो उनका मकसद था कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन के ऊपर इस तरीके के हालात बना देंगे और मैक्सिमम एरियाज को कवर कर लेंगे, खासतौर पर उनके नर्व सेंटर कीव को कैप्चर कर लेंगे, वो नहीं हुआ है।
इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने शुरू में भी और अभी भी उन्होंने काफी इस चीज की एहतियात रखी है कि सिविलियन एरियाज के ऊपर कम से कम हमला हो। लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ाई के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होंगी। हालांकि जैसा कि जनरल शंकर प्रसाद बोल रहे थे, अभी तक फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया नहीं हुई है, इन्फेंट्री नहीं घुसी है अभी तक शहरों में, लेकिन शहरों के चारों तरफ घेरा डालने की या तो वो घेरा डाल सके हैं या उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके की ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे एक चीज बहुत सामने आती है, वो ये है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दोनों के जो स्टेटमेंट्स आते हैं लीडर्स के, वो भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं कि कोई भी अपनी स्टैंड से भड़काने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को भड़काने वाले भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आंखें तरेरी जाती हैं। ये बताया जाता है कि देखिए हमारी ताकत क्या है, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार। दोनों ही ओर से कोई भी पक्ष ऐसा नहीं दिखता जो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने पर आमादा दिखता हो। सीधे आपके पास आते हुए जनरल सिन्हा, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब तक 14.5 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। छोटी सी आबादी वाला, 4.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर 14.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, और यूनाइटेड नेशन की ओर से ये आंकड़े सामने रखे गए हैं, छोड़ दिया गया है। 2011 के सीरिया में जिस तरह की तस्वीर बनी थी, 57 लाख लोगों ने तब छोड़ा था उस वक्त, और अब 14.5 लाख से ज्यादा, और न जाने कब तक ये स्थिति वहां के लिए बनती रहेगी। आपको लग रहा है कि दोनों देशों में कोई भी मानेगा, कोई भी झुकेगा, कोई भी रुकेगा, ताकि इस सबसे बड़ी त्रासदी को रोका जा सके? देखिए, जो मेरा मानना है कि पुतिन जो गए हैं वो कोई ऐसा ये आता है कि ना कब्जा करने गए हैं, और वो पता नहीं उन्होंने क्लियरिटी से सबके सामने रख के गए, पूरा प्लान बता के गए हैं। उन्होंने कहा मेरा रेड लाइन है कि आप इधर ना आए, हमें छोड़ दीजिए। और ये लड़ाई 99 से चल रही है जी। इस दौरान 99 से लेकर के 2020 तक 15 देश नेटो में ज्वाइन किए, और अभी 22 में 3 और कहते हैं, बोस्निया हर्जगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन। हर एक बार उनको कहा गया कि नहीं हम नहीं करेंगे। फिर पूछते हैं उनसे कि आप लिखित में दे दो। उन्होंने जब जून में मिले थे दोनों लीडर, पुतिन साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस समय उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं करेंगे तो लिख के दे दीजिए। उनका कहना लिख के दीजिए, राइटिंग में किया, क्योंकि उन्होंने 99 में 2004 में किया। जब उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, आपने तो कहा था शुरू में जब पोलैंड आई थी, हंगरी आई थी, चेकोस्लोवाकिया, कि हम नहीं करेंगे, 1 इंच इधर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो पुतिन साहब ने कह दिया कि अब बस अब नहीं होगा। उसके बाद भी उनके घी में डालने के लिए उन्होंने कहा, और ये लड़ाई उसकी है जी। वो कहते हैं स्वीडन भी आएगा, फिनलैंड भी आएगा और सर्बिया भी आएगा, और हम सोचते हैं कि ये लड़ाई कीप की है। मतलब नाटो देशों का विस्तार हो रहा है, उसको लेकर रूस उनकी रेड लाइन है, उनकी रेड लाइन है वो। बिल्कुल। और 1998 के बाद लगातार ये विस्तार होता हुआ चला गया है, जबकि एक वक्त पर कहा जा रहा था कि नहीं नाटो देशों को अब यहीं तक सीमित रखना होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह का विस्तार हो रहा है, सीधे मैं आपके पास आते हुए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सीधा से सवाल, और इन सब के बीच जो रूसी विदेश मंत्री के भी आरोप सामने आ रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि नाटो और रूस में युद्ध भड़काना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इस आरोप को देखते हुए क्या बोलेंगे आप? रूसी विदेश मंत्री का ये कहना है। ये बिल्कुल ठीक लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक लगाए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो हमने अभी तक कहा वो भी ठीक है, जो दूसरे राजेंद्र सिंह साहब ने कहा वो भी ठीक है जी। अब मैं मानता हूं आज की इस समय जो मैं देख रहा हूं कि पुतिन साहब को अपनी टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अब वो क्या बदलाव ला सकते हैं वो उनकी इस वक्त डिप्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। वो अगर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश में लगे रहे और इसी तरीके से देखते रहे कि किस तरीके से हम इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, वो तो उनका मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि एथनिसिटी दोनों की सेम है। लेकिन अब इस समय प्लान्स को बदलने की, ये देखिए हर एक मिलिट्री कमांडर का ये फर्ज होता है कि एक प्लान बनाता है, फिर वो प्लान चलता है, उसको मॉडिफिकेशन होती है अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है।
तो काफ़ी दिन पिछले 3-4 दिन से वहीं पे एक तरह से स्टेलमेट हो रखा है। इस समय अगर स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी है, कोई स्ट्रैटेजिस्ट उनके पास है, हम लोग यहाँ से नहीं बता सकते कि ज़मीनी हालात क्या है, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन क्या कर रही है, यूक्रेन फौज कितनी तगड़ी है, लेकिन टाइम हैज़ कम फॉर द कमांडर्स ऑफ रशिया टू री स्ट्रैटेजाइज देयर स्ट्रैटेजी, देयर टैक्टिक्स। इस तरह से चलते रहेंगे तो नहीं होगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, बांग्लादेश में हम लोगों ने किस तरह सक्सेस पाई थी। बांग्लादेश भी तो एक तरह से बिल्ट अप एरिया था ना, तो वहाँ 92,000 मैं फौरन आ रही हूँ। जंग में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। जेलेंस्की की ओर से ये दावा किया जा रहा है। रूस के ऊपर लगातार आरोप लगाते हुए यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और उनका ये कहना है यूक्रेनी नागरिक लगातार जंग लड़ रहे हैं। और यहां तक भी जेलेंस्की की ओर से कहा गया है 66,200 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जंग में लड़ने के लिए विदेश से लौटे हैं। इस तरह का दावा क्या कुछ कहा गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ओर से, सुनिए। Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч – це страшно. Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. तो यहां पर एक भावनात्मक बातें भी कहते हुए प्रेसिडेंट जेलेंस्की नजर आ रहे हैं कि रूस के जिन लड़ाकों को भेजा गया था उन्हें पता नहीं था कि उन्हें किस लिए भेजा जा रहा है। मैं चाहूंगी मिस्टर प्रसाद प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। और साथ ही जेलेंस्की की ओर से ये जो दावा किया गया है 10,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का, उनके दावे में कितना दम आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये दम तो वही दिखा सकते हैं, दम पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन ऐसा होना मेरे ख्याल से संभव नहीं है, क्योंकि एक अटैकर की जरूर कैजुअलिटी होती है, लेकिन 10,000 मार दिए तो प्रोपेगेंडा लगता है मुझे। इस पर ज्यादा मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता जी। बात इस वक्त जो हम बता सकते हैं, हमें नहीं मालूम सच क्या है, हमें नहीं मालूम जो मीडिया बता रहा है वही क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। वेस्टर्न मीडिया का बड़ा भारी रोल है इसमें। मेन चीज ये है कि इस समय एक तरह से स्टेलमेट हो रखा है। युद्ध जब चलता है उसमें स्टेलमेट इज नॉट अ गुड आइडिया, इसके मोमेंटम रखना जरूरी है। तो इस समय जो उनके फ्रंट लाइन जनरल्स हैं, चाहे डिव कमांडर्स हों, चाहे कोर कमांडर्स हों, चाहे थिएटर कमांडर्स हों, उनको चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदली करें, इसमें कोई नई चीज़ लाएं, इसमें कोई नए हथियारों की इस्तेमाल करने की कोशिश करें।